अगरबत्ती का पूजन कर, लैंप लाइटिंग कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो इसके लिए मैं हमारे चीफ गेस्ट जीएम सर, रिजवान सर, गेस्ट ऑफ ऑनर गौरव सर, all the respective dignitaries present over here, please step forward for the lamp lighting ceremony. तो सबसे पहला सवाल है कि आर्थराइटिस होता क्या है। सिंपल शब्दों में अगर बोले जाए तो आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे किसी भी जॉइंट, जैसे घुटना है, कंधा है, कमर है या उंगलियों के भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका मतलब है कि जो जॉइंट्स के अंदर का लुब्रिकेशन है, जो हमारे जॉइंट्स को नॉर्मल स्मूथ मूवमेंट्स देता है, वो कम हो जाता है और हड्डियां एक दूसरे पर लड़ती हैं, तभी दर्द होता है, सूजन होती है और स्टिफनेस होती है, जो स्पेशली आप जब सुबह उठते वक्त ज्यादा होती है या थोड़ा रेस्ट कर ले, 1-2 घंटे बैठ जाएं, तब ज्यादा होती है। सो अब जब हम लोग बेसिक समझ गए हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो कौन कौन से टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है? इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने सुना है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मैकेनिकल वेयर एंड टेयर से होता है, वेराज रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस की वजह से होता है। हम लोग ने गाउट का नाम भी सुना है। गाउट यूजुअली वो भी एक आर्थराइटिस का फॉर्म है, लेकिन यूजुअली वो हमारे छोटे छोटे जोड़ों को, जैसे कि हमारे पैर का अंगूठे का जोड़ है, उसको इफेक्ट करता है। गाउट में हमारे जो हम लोग नॉर्मल प्रोटीन लेते हैं, हम लोग की डाइट में है, कुछ लोगों को वो प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो प्रोटीन का जो नेचुरल एक डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं, वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जगह जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस होती है। सो कुछ लोग गाउट के लिए प्रोन होते हैं, पर कोई भी आर्थराइटिस हो उसका एंड रिजल्ट एक ही है, पेन, स्टिफनेस और मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन। सो अब हम बात करते हैं कि इस आर्थराइटिस का ग्लोबल बर्डन क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ग्लोबली। सो आज के टाइम पे आर्थराइटिस एक दुनिया भर में सबसे कॉमन क्रॉनिक जॉइंट डिजीज है। आई वुड से सबसे कॉमन एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है बैक पेन के बाद। अगर WHO के एस्टिमेट्स के देखें तो दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी फॉर्म के आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं और ये नंबर हर साल बढ़ ही रहा है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन फॉर्म है जिससे अराउंड 30 से 35 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं। ये मेनली एज, वेट और जॉइंट के वेयर टेयर से लिंक्ड है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा रेयर है लेकिन ज्यादा अग्रेसिव है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी खुद अपने जॉइंट्स पर अटैक करती है। तो अगर सिंपल शब्दों में देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा लोगों को होता है, ज्यादा कॉमन है, लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा डैमेज करता है, ज्यादा अग्रेसिव है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही कंडीशंस में विमेन, फीमेल ज्यादा इफेक्टेड होती हैं हार्मोनल और बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से। सो जब हम कहते हैं आर्थराइटिस एक ग्लोबल हेल्थ इशू है, तो ये सिर्फ एक नंबर्स का मैटर नहीं है, इसका इंप्लीकेशन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोडक्टिविटी और इंडिपेंडेंस पे डायरेक्ट है। इसलिए अवेयरनेस और अर्ली डायग्नोसिस दोनों बहुत जरूरी है। अब हम अगर ये फीमेल्स में ज्यादा क्यों है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मीनोपॉज के बाद यूजुअली ईस्ट्रोजन लेवल्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी होती है, बोन मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होते हैं, ये सब मिलके रिस्क बढ़ाते हैं। इसलिए अवेयरनेस और टाइमली चेकअप स्पेशली वुमेन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम अब बात करते हैं अपने देश इंडिया की, तो पिक्चर और भी सीरियस है। एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया में लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी फॉर्म के आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं। और ये सिर्फ अब सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम नहीं रही है, आजकल 30s और 40s के लोग भी जॉइंट पेन और स्टिफनेस की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं।
ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है, स्पेशली नी जॉइंट्स में, अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल और वेट गेन का कारण, और रूरल एरियाज में फिजिकल लेबर और पोस्चर के कारण। दोनों जगह ये बढ़ रहा है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस कंपैरेटिवली कम होता है, पर जिनको होता है उनके लिए इंपैक्ट ज्यादा सिवियर होता है। एंड स्टेजेस में जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाते हैं अगर इनको हम लोग टाइम पे कंट्रोल ना करें तो। अब अगर हम इंडियन लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो ये नीज के लिए, हमारे घुटनों के लिए बहुत एक टफ टेस्ट है। हमारे कल्चर में ग्राउंड सिटिंग और स्क्वाटिंग, जैसे पूजा करना, खाना खाते समय या टॉयलेट यूज करते समय, बहुत कॉमन है। ये पोस्चर्स हमारे नीज के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, स्पेशली जब एज बढ़ती है या हमारा वेट ज्यादा होता है। ऊपर से हमारा सीडेंटरी रूटीन, पर्टिकुलरली ऑफिस में जो लोग हैं वो ज्यादातर समय अपना बैठ के बिताते हैं, स्टेयर्स का एक्सेसिव यूज और लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज के बहुत सारे हमारे रीजंस हैं, वजह हैं, बहाने हैं। ये सब मिलके हमारे कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर बढ़ाते हैं, और जब मसल्स वीक होती हैं तो पूरा लोड डायरेक्टली हमारे जॉइंट पर आता है। तो हमारा ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न लाइफस्टाइल दोनों मिलके नीज के लिए एक डबल चैलेंज क्रिएट करता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि आर्थराइटिस सिर्फ एक बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल ये 30s और 40s के लोगों में भी बहुत कॉमन हो गया है, लाइफस्टाइल, वेट और पोस्चर की वजह से। बट गुड न्यूज ये है कि अगर हम अर्ली स्टेज में ध्यान दें तो आर्थराइटिस को स्लो डाउन करना और जॉइंट को हेल्दी रखना पूरी तरह पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थराइटिस इज गेटिंग यंगर एंड मोर कॉमन इन इंडिया। बट गुड न्यूज इज कि अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस और मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे फिजियोथेरेपी, मेडिकेशंस एंड इवन रोबोटिक्स, ये लोगों की लाइफ क्वालिटी को वापस ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम लोग नी जॉइंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल रीजन है कि नी जॉइंट हमारे बॉडी का एक लोड बियरिंग जॉइंट है। हर स्टेप में बॉडी वेट का लगभग 3 से 4 गुना प्रेशर हमारे नी जॉइंट पे पड़ता है। ऊपर से ये जॉइंट हमारा बेंड भी करता है, ट्विस्ट भी करता है, रोटेट भी करता है, तो वेयर एंड टेयर नेचुरली ज्यादा होता है। और जब हमारे थाई मसल्स वीक हो जाते हैं या वेट बढ़ता है तो पूरा स्ट्रेस भी डायरेक्टली हमारे कार्टिलेज पे पड़ता है। इसलिए आर्थराइटिस सबसे पहले और सबसे ज्यादा नीज को इफेक्ट करता है। आगे बढ़ूं तो सिंप्लीफाई फर्दर, हमारा कोई भी जो शरीर का जोड़ है वो 2 या अधिक हड्डियों से, 2 या अधिक बोन से बना होता है, और जहां पे वो जॉइंट बनाते हैं वहां पे बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। और इन बोन्स को आपस में बांध के रखने के लिए एक सैक होता है जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, और इस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होती है जो हमारे हर जॉइंट को लुब्रिकेट करती है। अब हम लोग अगर घुटने की नीज की बात करते हैं तो हमारे घुटने में 3 हड्डियां होती हैं। ऊपर थाई बोन की हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं, नीचे पैर की हड्डी जिसे हम लोग टिबिया बोलते हैं, और सामने नी कैप जिसको पटेला बोलते हैं। नी जॉइंट्स पर इन सभी हड्डियों के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, और ऊपर थाई और पैर की बोन के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है जिससे हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। तो जो ये कार्टिलेज है और मेनिस्कस है, ये हमारे जॉइंट्स की हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है, इनको दूर दूर रखता है। क्योंकि हड्डियां आपस में टकराती नहीं है, रगड़ नहीं खाती हैं, इसलिए हमें रोज के अपने एक्टिविटीज में हड्डियों को आपस का टकराने का हमको पता नहीं चलता। हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, पालती मार रहे हैं, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हड्डियां का टकराने का पता नहीं चलता, बिकॉज वहां पे एक कार्टिलेज है, मेनिस्कस है। तो जब किसी भी वजह से ये कार्टिलेज और मेनिस्कस डैमेज होता है तो जो खुरदरी हड्डी है, रफ सर्फेसेस हैं, ये आपस में टकराते हैं और इनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है, और इसको हम लोग आर्थराइटिस या गठिया बोलते हैं। बेसिकली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है या मेनिस्कस है, इनमें खून का संचार नहीं होता। तो पर्टिकुलरली कार्टिलेज किसी भी वजह से अगर डैमेज होती है, हमारे एज की वजह से, या हमारा रूटीन एक्टिविटीज के, हमारा पैर नीचे धरती पे हम लोग गिर गए या पलंग के कोने से टकरा गया, सो वो माइनर डैमेजेस कार्टिलेज में होते हैं। और क्योंकि कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कार्टिलेज रीजनरेट नहीं हो सकता।
सो आर्थराइटिस यूजुअली एक बढ़ती उम्र के साथ सभी को होता है। इसको हम सिमुलेट कर सकते हैं कि जैसे आप एक कोई भी गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं तो उसके टायर घिसेंगे। सिमिलरली हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ, और जैसे मैंने अभी बताया, रोजमर्रा की छोटी छोटी चोटों के कारण हमारा घुटना, जैसे से फॉर एग्जांपल पलंग के कोने से टकरा गया या टेबल से टकरा गया, या किसी भी बड़े चोट के कारण जैसे एक्सीडेंट हो गया या स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से ये कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। हमारे बढ़ते वजन के कारण भी ओवरलोड की वजह से ये कार्टिलेज डैमेज होता है। बार बार नीचे आप जमीन पर बैठते हैं या सीढ़ियों पर नीचे चढ़ते हैं, इससे भी हमारे नी जॉइंट्स और कार्टिलेज पर एक खराब असर पड़ता है। सो इस कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण हमारे जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं और उसकी वजह से हमें पेन होता है। सो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खुद के कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है। सो इस कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से हमारे नी जॉइंट्स में पेन होता है और सूजन होती है। जो पेन यूजुअली जॉइंट को इस्तेमाल करते समय, जैसे सीढ़ी को ऊपर नीचे चढ़ते समय या जमीन पर उखड़ू बैठे या पालती मारते समय या कभी कभी नॉर्मल वॉकिंग में भी हो सकता है। बहुत देर तक बैठ के उठते समय या सुबह सोकर उठने के बाद जब हम जॉइंट्स में जकड़न होती है, जो यूजुअली कुछ देर आप चलें तो ठीक हो जाती है, वार्म अप कर लें ठीक हो जाती है। दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ आर्थराइटिस। सो अगर हम एडवांस स्टेजेस की बात करें तो आपके पैरों में टेढ़ापन आता है और उस स्टेज पे बिना सहारे चलना भी एकदम मुश्किल हो जाता है। अब हम एक्सरेज की बात करते हैं। एक यूजुअली लोग आके मेरे को बोलते हैं कि हमारे घुटने का गैप खत्म हो गया है। सो बेसिकली नॉर्मल एक्सरेज में या गैप आ गया है। सो नॉर्मल एक्सरेज में जो घुटने की हड्डियों के बीच का कार्टिलेज जो मेनिस्कस है वो हमको एक्सरे में दिखता नहीं है। एक्सरे में उसकी जगह हमको गैप दिखता है। तो अगर वो गैप है इसका मतलब आपका कार्टिलेज और मेनिस्कस इंटैक्ट है। दैट इज अ नॉर्मल नी। आर्थराइटिस के कारण ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और एक्सरेज में वो गैप खत्म हो जाता है और हमारी बोन्स एक के ऊपर एक रब करने लगती है। सो ये आर्थराइटिस है। तो अब हमारे बॉडी वेट का हमारे नी जॉइंट पर क्या इफेक्ट है? नॉर्मली हम लोग जब अपना नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो हमारी स्पीड वगैरह के अनुसार हमारे जो भी बॉडी का वेट है उससे 2 to 6 टाइम्स वेट हमारे नीज पे पड़ता है, जो रनिंग और जॉगिंग के दौरान लगभग 7 to 11 टाइम्स बढ़ जाता है। राइट? सो यही फोर्स आप जब सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं या आप जमीन में उखड़ू बैठ के खड़े हो रहे हैं तो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से रफली 3 to 7 टाइम्स होता है। सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस, अगर कार्टिलेज पे लोड ज्यादा होगा तो कार्टिलेज उतनी जल्दी और उतना ज्यादा डैमेज होगा। जब कार्टिलेज डैमेज होगा तो ऊपर नीचे की हड्डियां आपस में टकराएंगी और आपको पेन होगा। अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बोन्स भी कमजोर हो जाती है। पर्टिकुलरली जो लोग ऑफिस में कंटिन्यूसली आज तक बैठे रहते हैं एक ही पोस्चर में, एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल का पार्ट है, उससे आपकी बोन्स भी वीक होती है। और अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो आपको चलने फिरने में हिचकिचाहट होगी। सो एक्स्ट्रा वेट टुगेदर विद सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इन दोनों की वजह से हमारी हड्डियां भी कमजोर होती हैं, हमें चलने फिरने में थोड़ा असहाय महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कि साइकिल है, विशियस साइकिल है, जिसकी वजह से वेट और बढ़ेगा। सो इनएक्टिविटी, उससे बोन्स वीक हो रही है, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, उससे पेन हो रहा है तो हम और नहीं चल रहे हैं। दिस इज अ विशियस साइकिल। अब इस आर्थराइटिस के पेन से हमारे नॉर्मल लाइफ पर क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। सो जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो हमारा जो आर्थराइटिस का दर्द है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को कम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसकी वजह से बार बार फिसलने का या गिरने का डर हमेशा रहता है। सो दर्द की वजह से चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम लोग की सोशल लाइफ भी इफेक्ट होती है। हम लोग को किसी भी एक
फैमिली गेट टुगेदर्स या सोशल एक्टिविटीज में, सोशल कार्यक्रमों में जाने में हेजिटेशन होता है। इट्स प्रीटी ऑब्वियस, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर जाना जरूरी ना हो तो अवॉइड करें, और ऐसा करने से एक डिटैचमेंट होता है, हम लोग समाज से बिछड़ते हैं। हर जगह जाने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। अकेले ट्रैवल करने भी हमको डर लगता है, जिसकी वजह से ट्रैवल भी अवॉइड करते हैं। अब इसका हमारे साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट है? लंबे समय से अगर कोई इंसान दर्द में रह रहा है तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पे भी काफी कमी होती है, और ये एक डिप्रेशन और एक इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन का भी कारण बन जाता है, जो एक्चुअली हमारे पेन से भी ज्यादा एक सीरियस समस्या है। तो ये आर्थराइटिस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो सोशल हो, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारा मेंटल लाइफ हो, इस सब पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब इसका इलाज क्या है? जैसे हमारा एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र को रोकना एक असंभव है, उसी प्रकार आर्थराइटिस को जड़ से खत्म करना लगभग असंभव है। लेकिन जिस प्रकार एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से जो भी एज रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक उसी तरह एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से आर्थराइटिस को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। उसको रोक तो नहीं सकते, बट अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके, अपने वेट को कंट्रोल करके, अपने रेगुलरली एक्सरसाइज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज की तारीख में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, जब तक है वी शुड बी बेसिकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। दूसरा एस्पेक्ट है न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पहले सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग होते थे, अब वी आर ऑल अलोन। जैसे जैसे एज एडवांस होगी, हम लोग को अपना ध्यान खुद ही रखना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई टॉक। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लूंगा। हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करके, अपनी डाइट से और रेगुलर एक्सरसाइजेस से अपनी बोन्स और मसल्स को मजबूत करके हम अपने आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन के कंट्रोल को रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आर्थराइटिस को एकदम ही फुल स्टॉप कर देंगे, होगा, लेकिन उसके प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं, बिकॉज पार्ट ऑफ एन एजिंग प्रोसेस है। हमें कोशिश करके नीचे बैठना अवॉइड करना चाहिए। जहां संभव हो आप एक कुर्सी पर, एक पलंग या सोफे पर बैठें जिसकी हाइट आपकी हाइट के अनुसार लगभग 16 to 20 इंचेस है। मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड चेयर्स हैं उनकी हाइट 16 इंचेस ही होती है। वो आजकल एक फैशन हो गया है लो लाइंग सोफा या फ्लोर पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट करना। दैट अर्बनाइजेशन इज गुड, वो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बट उससे हमारे नीज पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। टॉयलेट एक्टिविटीज के लिए भी वेस्टर्न सीट का यूज करना चाहिए। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग कमोड है उसकी हाइट कम है, उसकी हाइट आपकी हाइट के हिसाब से 16 इंचेस या 14 इंचेस से कम है, तो मार्केट में कमोड एक्सटेंशंस रेडली अवेलेबल हैं जो 2, 4, 6 इंचेस डिफरेंट हाइट्स में आते हैं। उनका यूज करना चाहिए। जहां पॉसिबल हो सीढ़ियों को अवॉइड करिए। अगर सीढ़ी चढ़ना मजबूरी है तो एक बार में एक स्टेप चढ़े, भाग के या दौड़ के सीढ़ियां मत चढ़िए। सीढ़ी उतरना इज कंफर्टेबल, इज बेटर रादर देन सीढ़ी चढ़ना। अगर लिफ्ट आपके पास एक ऑप्शन है तो आपको लिफ्ट को यूज करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर जाते हैं तो जाइए, जरूर जाइए, लेकिन कोशिश करें कि उसके लिए भी हार्ड सरफेस को अवॉइड करें। एक सीमेंटेड सरफेस को या चारकोल रोड को अवॉइड करें। जितना पॉसिबल हो ग्राउंड में, कच्चे में वॉक करें। और आपके जो शूज हैं वो भी प्रॉपर वॉकिंग शूज होने चाहिए, जिससे आपके घुटने पर रिएक्शनरी फोर्सेस ना आए। अगर कोई भी आपको नी में, घुटने में चोट आ रही है तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। कोई भी आपको फ्रेश इंजरी है तो उसकी गर्म सिकाई नहीं करनी है। चोट लग रही है तो सबसे पहले उसकी आप बर्फ की सिकाई करें या ठंडे पानी से सिकाई करें। जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, स्टैटिक साइकिलिंग
जो यूजुअली किसी भी जिम में आजकल सारे पार्क्स में लगी हुई है, जिसमें रेजिस्टेंस आप 0 करके बस साइकिल को फ्री चलाना है। साइकिल चलाएंगे, आपके घुटने के आसपास की सारी मसल्स काम करती हैं। अगर आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस करेंगे तो आपका नीज पर उस पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। स्विमिंग घुटने आपके नीज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो उसमें स्क्वाट्स अवॉइड करना है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करना है जिसमें आपको अपने काफ पे या पैर पे वेट्स लगाकर आप अगेंस्ट वेट अपने क्वाड्रिसेप्स कर रहे हैं थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो अवॉइड करना है। दैट इज गुड फॉर वेट फॉर बॉडी बिल्डर्स। बट अगर आप अपनी मसल स्ट्रेंथ कर रहे हैं फॉर योर गुड एक्टिव लाइफस्टाइल, तो वो वेट्स नहीं लगाने हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे जरूरी चीज है वो है वेट कंट्रोल। सो वेट कंट्रोल में ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इट इज 70% योर डाइट एंड ओनली 30% एक्सरसाइज। सो ये कहना कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूं तो मैं वेट कैसे कम करूं, ये कहना गलत है। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो अपनी डाइट कम करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली हर इंसान का एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि हमारे शरीर को अगर हम कुछ भी ना करें, बिल्कुल ही इनएक्टिव रहें, तो हमारे शरीर को कितनी कैलोरीज की जरूरत है। सो अगर हमारे से फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट 1000 कैलोरीज का है, हमारा रोज का जो इनटेक है वो 1100 है, तो 100 एक्स्ट्रा जमा ही हो रहा है। सो अगर आपकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको नेगेटिव बैलेंस में जाना है, मतलब आपको रोज का 900 या 800 कैलोरीज कंज्यूम करना है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं किसी भी वजह से, आपकी वेट की वजह से, आपके किसी एलिमेंट की वजह से, इलनेस की वजह से, तो अपना डाइट को उसी हिसाब से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सो एक और भी अक्सर हम एक्सरसाइज करने के बहाने खा भी ज्यादा लेते हैं। ये सोच लेते हैं कि आज एक जलेबी या समोसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कल एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा लेंगे। तो ये सोच भी बदलनी बहुत जरूरी है। माध्यम से अपनी मसल्स को मजबूत करके अपनी कार्टिलेज को डैमेज होने से बचा सकते हैं। कभी कभी ज्यादा दर्द हो तो हाँ, आप दर्द की दवा खा लीजिए या दर्द के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, सॉरी लगा नहीं सकते। सो एज फार एज सर्जरी इज कंसर्न, ये सिर्फ आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर डिसाइड करना होगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है भी कि नहीं। यदि आपका जो दर्द या घुटने का टेढ़ापन इतना ज्यादा है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज के करने के लिए असमर्थ हैं, आप अपने हर काम के लिए जैसे किचन से पानी लाना है उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, या दर्द की दवा या इंजेक्शंस आपको बार बार लेने पड़ रहे हैं, तब हां आपको ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। दर्द की वजह को खत्म करें, ना कि दर्द का टेम्पररी इलाज लें। बिकॉज आप जितनी दर्द की दवा ज्यादा खाएंगे उससे आपके बाकी बॉडी सिस्टम पे भी असर पड़ेगा, पर्टिकुलरली किडनी और लिवर पे। तो अगर दर्द की दवा की जरूरत हफ्ते 10 दिन में एक गोली खा रहे हैं, उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके किडनीज और लिवर पहले से ठीक हैं। लेकिन अगर आपको दर्द की दवा रोज खानी पड़ रही है महीनों तक, तो वो गलत है। तो वंस इन अ वाइल कोई भी एनाल्जेसिक जो आपको सूट करती है आप ले सकते हैं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बट रोज दर्द की दवा नहीं लेनी है, और दर्द की दवा बार बार चेंज करने से भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली सॉल्ट सबको ऑलमोस्ट सेम है, कंपनीज चेंज होती हैं। सो थोड़ा सा मैं ऑफकोर्स ऑपरेशन के बारे में भी बताऊंगा, बस दैट्स व्हाट माय फील्ड इज। सो लोगों के पास सर्जरी से पहले काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और होने भी चाहिए, जैसे कब चल पाएंगे, कितने दिन बिस्तर पे रहना होगा, नीचे बैठ भी पाएंगे कि नहीं, जो आप नया इम्प्लांट डाल रहे हैं वो कौन सी कंपनी का होगा, किस मटेरियल का होगा, मेरे लाइफ लॉन्ग चलेगा कि नहीं चलेगा। और अब रोबोट के युग में ऑपरेशन डॉक्टर करता है कि रोबोट करता है। सो जहां तक चलने की बात है तो यूजुअली ऑपरेशन के 24 टू 48 आवर्स में खड़ा करते हैं। शुरू में कुछ दिनों तक वॉकर या स्टिक से चलते हैं, रफली 15 से 20 दिन। 3 हफ्ते से 6 हफ्ते के बाद आप बिना किसी सपोर्ट के चल सकते हैं। रफली 3 से 6 हफ्ते के बाद आप एक स्टिक लेकर अपना सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं। एज फार एज स्टेयर क्लाइंबिंग इज कंसर्न, ऑपरेशन के बाद रफली 4th या 5th डे आपको सीढ़ी चढ़ाने के लिए बता दिया जाता है, समझाया जाता है कैसे चढ़ना है।
एक फ्लोर आप ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं रफली 2 वीक्स के बाद। अब जहां तक बात है नीचे जमीन में बैठने की, तो डेफिनेटली हाँ, हाई फ्लेक्शन इंप्लांट्स के साथ आप पालती मार सकते हैं, लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, जितना आप नीचे बैठेंगे उतना आपके नीज पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जब जरूरी हो तभी बैठना चाहिए। अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं लोग ये सोचते हैं कि हमारा घुटना ऊपर से काटा, नीचे से काटा और नया बिठा दिया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बेसिकली हम लोग अपने जो हमारा कार्टिलेज घिस गया है, नी के सर्फेसेस जो बोन्स है उनके सर्फेसेस रफ हो गए हैं, उन सर्फेसेस को हम लोग रीसर्फेस करते हैं विद द मेटालिक इम्प्लांट्स, और उनके बीच में एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक डालते हैं जो यूजुअली विटामिन ई से स्टेबलाइज होती है, जिससे कि उसकी हम लाइफ बढ़ा सकें। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी 75 या 80 का हो गया हूं या हो गई हूं, तो अब मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं। सो आज के दौर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो जब तक है दर्द में रहने की क्या जरूरत है। पेन फ्री रहें, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपने खुद के काम कर सके, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही है। और न्यूक्लियर फैमिलीज का भी चलन ज्यादा है, सो सहारे भी कम है। सो ऑपरेशन से पहले शरीर की पूरी जांच करी जाती है, और आपकी फिटनेस जांच के बाद ही ऑपरेशन के उपरांत कोई दिक्कत नहीं होती है। यह ऑपरेशन बहुत ही सेफ है, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से अभी और सेफ हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किधर कराएं, बिकॉज सब अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं। सो ऑपरेशन के बाद आपको अपने डॉक्टर से समय समय पर राय लेनी होगी, जो बहुत जरूरी है, जिससे आपकी रिकवरी भी ठीक से हो सके। तो जहां तक पॉसिबल हो आप ऑपरेशन अपने नजदीक में ही कराएं, जहां पर आसानी से आप बार बार जा सकें, और जहां पे एक्सपर्ट टीम और टेक्नोलॉजी दोनों हो। डॉक्टर और पूरी ऑपरेटिंग टीम की एक्सपर्टीज, डॉक्टर द्वारा किए गए मरीजों का फीडबैक जरूर चेक करें। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, और उसके लिए ऑपरेशन थिएटर में पॉजिटिव प्रेशर होना और ऑपरेटिंग टीम के पास एक स्पेस सूट और एग्जॉस्ट सूट होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि इंफेक्शन को कंट्रोल करा जा सके। अब एक्सपर्टीज का मतलब यह नहीं है कि आपका डॉक्टर कितनी जल्दी कितने मिनट में आपको ऑपरेशन कर रहा है। सो जो नी का ऑपरेशन है एक बहुत ही सिंपल एंड इजी ऑपरेशन है, लेकिन हर इंसान का जो घुटना है वो एक जैसा नहीं होता। सो हर मरीज के ऑपरेशन में डॉक्टर को अपनी सूझबूझ के साथ कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऑपरेशन एक पूरी प्लानिंग से होता है, जितना अच्छा अलाइनमेंट होगा उतना सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा, और यूजुअली रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। सो अगर हम अब इम्प्लांट्स पे आते हैं, तो इम्प्लांट्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, मार्केट इज फ्लडेड विद द कंपनीज, बट ज्यादातर कंपनीज के जो इम्प्लांट्स हैं वो कुछ ही साइजेस के होते हैं, यूजुअली 4 to 5 साइजेस, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। सो कुछ जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, उनके पास रफली 14 साइजेस हैं। सो नेचुरल है, अगर हमारे पास साइजेस ज्यादा होंगे तो इसका पॉसिबिलिटी कि आपके नीज में फिटिंग बेटर आएगा ज्यादा है, और ज्यादा फिटिंग अच्छी आएगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सो ये कंपनीज काफी लंबे समय से नी इम्प्लांट्स में रिसर्च करते हैं, और रेगुलरली अपने इम्प्लांट्स को अपग्रेड करते रहते हैं, जिससे पेशेंट्स को एक नेचुरल नी की फीलिंग आए। एक मिथ है आजकल रिगार्डिंग द गोल्ड नी, जो बहुत बड़ा मिथ है। सो दिस गोल्ड नी एक्चुअली जो इम्प्लांट है वो गोल्ड का नहीं है, राइट। उसके ऊपर एक गोल्डन कलर की कोटिंग की जाती है, एंड ये कोटिंग सिर्फ इंडिया में 2 कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनीज है उसको मार्केट कर रहे हैं। इनका मकसद ये बेसिकली आइडियली इम्प्लांट उनमें यूज करना चाहिए जिनमें कार्बन से या स्टील से एलर्जी हो, और यूजुअली हम लोग अपने इंडियन पॉपुलेशन में सारी ज्वेलरीज पहन ही रहे हैं। सो हमारे पॉपुलेशन में उस मेटल एलर्जी की संभावना बहुत कम है, और जो ये गोल्ड कलर कोटेड इम्प्लांट है, इससे इम्प्लांट की फंक्शनैलिटी पर या उसकी लॉन्जेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कंपनी और इम्प्लांट वो इस्तेमाल करना चाहिए जिसका एक्चुअली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। सो ये जो गोल्ड का मिथ है, एक्चुअली में ये फैक्ट है। पेशेंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली
यंग पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं कि मैं अगर अपने फादर को या मदर को गोल्ड नहीं पड़वाऊंगा तो क्या उनके जाने के बाद उसको बेच सकता हूं? सो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट पीपल हैव कम टू मी विद दिस एज वेल. सो ये एक मिथ है, अब से प्योर मिथ. हाँ, सो आजकल के युग में टेक्नोलॉजी में भी काफी एडवांसमेंट आ गया है. So way back in 2015, we at Jhansi adopted computer assisted surgeries. Now last एक साल डेढ़ साल से we have taken up robotics very early. और रोबोटिक की मदद से जो सर्जरी होती है उसमें बोन को कम निकालना पड़ता है, बोन में छेद नहीं करना पड़ता, सो डेफिनेटली ब्लड लॉस भी कम होता है और दर्द भी कम होता है. इम्प्लांट की फिटिंग भी बेटर आती है और अलाइनमेंट भी परफेक्शन से आता है. नाउ एक क्वेश्चन है कि हमारा इम्प्लांट कब तक चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा कि नहीं चलेगा. सो ये डिपेंड करता है इम्प्लांट के डिजाइन पर. आप जो उसमें प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो विटामिन ई स्टेबलाइज है कि नहीं है, इम्प्लांट की फिटिंग पर, जो अलाइनमेंट हमने आपको करके दिया है उस पर, और अल्टीमेटली आप उसको यूज कैसे करते हैं, इन सब पे फर्क पड़ता है. नाउ एज फार एज पेन इज कंसर्न, तो ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद पेन स्पेशलिस्ट की मदद लेते हैं. पेन स्पेशलिस्ट आपको पेन किलर्स, इंजेक्शंस और आइस पैक्स, क्रायोथेरेपी से आपको दर्द में आराम देते हैं जिससे आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकें. रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन में क्योंकि इंसिजन्स छोटे होते हैं, चीड़-फाड़ कम होती है, तो दर्द भी कम होता है. एज फार एज एक्सरसाइजेस आर कंसर्न, फिजियोथेरेपी का मकसद होता है आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियों में ताकत लाना. पैर में टेढ़ेपन या दर्द के कारण यूजुअली आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं. सो ऑपरेशन के बाद आप ठीक से चल सके, आपकी रिकवरी फास्ट हो सके, आपको कुछ सिंपल इजी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो आप खुद कर सकते हैं. जैसे जैसे आपकी मसल्स में पावर वापस आती है, आपका दर्द भी कम होता है और आपकी वॉकिंग भी इंप्रूव होती है. मैं वापस से फिर से कहना चाहूंगा टुवर्ड्स कंक्लूजन, वेट कंट्रोल करना है, रेगुलरली एक्सरसाइजेस करना है, लंबे समय तक फर्श पे पालती मार के नहीं बैठना है, चेयर का यूज करना है. जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस महसूस हो तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए. एक ये भी कॉमन सवाल है कि हमारे इंडियन हैबिट्स जैसे ग्राउंड सिटिंग, स्क्वाटिंग, पूजा या फ्लोर से काम करना, ये तो हमारी एक कल्चर का पार्ट है. तो क्या इन्हें हम छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा मॉडिफाई करना है ताकि हम अपने ट्रेडिशंस को भी निभाएं और नीज को भी सेफ रखें. फ्लोर सिटिंग की जगह लो स्टूल या कुशन का यूज करें. आप जो पूजा का काम है वो फ्लोर पे करते हैं तो अपने नीचे एक लो चौकी या एक फर्म कुशन यूज करें. इससे नीज का बेंड एंगल कम हो जाता है और स्ट्रेन कम पड़ता है. स्क्वाटिंग अगर करना मजबूरी है तो वहां पर कुछ एक सपोर्ट लगा लें, वॉल पर एक कोई पाइप लगा लें, उस सपोर्ट के साथ आप स्क्वाट करें अगर मजबूरी है तो, जिससे कि पूरा वेट आपके नीज पर ना लगे. जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा चेंज करें. नीचे जमीन पे पालती मार के बैठना जरूरी है आपकी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, तो कोशिश करें कि एक पैर मोड़ ले, दूसरा पैर सीधा रखें. इससे थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट बैलेंस होता है. स्टैंडिंग और सिटिंग ब्रेक्स लेते रहें, पर्टिकुलरली ऑफिस में. लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठने से या खड़े रहना अवॉइड करना चाहिए. हर 30 से 40 मिनट में एक पोजीशन बदलें अपनी. डेली थोड़ा एक्सरसाइज और स्ट्रेच करें, स्विमिंग, साइकिलिंग या योगिक स्ट्रेचेस जैसे ताड़ासन, सेतुबंद आसन, वज्रासन विद कुशन सपोर्ट. ये आपके नीज के लिए जेंटल एक्सरसाइजेस हैं और आपकी मसल्स की क्वालिटी और उनकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करते हैं. तो हम अपने कल्चर को छोड़ नहीं रहे, सिर्फ उसे थोड़ा नी फ्रेंडली बना रहे हैं. ट्रेडिशन भी सेफ रहे और नीज भी सेफ. सो आर्थराइटिस से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है. हमको हमारे पेरेंट्स ने चलने नहीं दिया लाड प्यार की वजह से,
हम खुद भी नहीं चले, हमको खराब लगता था, तो हमारी आर्च बनी नहीं। तो बिकॉज वो आर्च नहीं बनी तो फ्लैट फुट हुआ। फ्लैट फुट हुआ तो फ्लैट फुट में बेसिकली होता है कि नॉर्मल अगर आप फुट देखें तो अंदर गड्ढा होता है, हमारे पैर के बाहर के हिस्से पर हमारा बॉडी वेट पड़ना होता है। अब जब वो फ्लैट हो गया तो जहां पे वेट नहीं पड़ना चाहिए था वहां पे भी वेट जाएगा, तो वो पेन होगा, राइट। अब प्लांटर फेशियाइटिस की बात करता हूं, अगेन फुटवेयर, वॉकिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस, बॉडी वेट। तो जो भी आप फुटवेयर पहन रहे हैं इट शुड नॉट बी हार्ड, जैसे लेदर है, प्योर लेदर या प्लास्टिक, इट शुड नॉट बी हार्ड, इट शुड बी सॉफ्ट टू फर्म। अगर वो हार्ड रहेगा तो कंटिन्यूसली वहां पे प्रेशर पड़ता है। व्हाट इज प्लांटर फेशिया? प्लांटर फेशिया इज बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ अ मसल और अ टेंडन व्हिच इज अटैच्ड हमारे हील के नीचे एक हड्डी पर, उसके ऊपर एक होता है बरसा, उस बरसा पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो वहां पे स्वेलिंग होगी तो पेन होगा। तो अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो स्वेलिंग नहीं होगी तो पेन नहीं होगा। प्रेशर पड़ता क्यों है? हमारे बॉडी वेट की वजह से, वॉकिंग और स्टैंडिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस, नंगे पैर। अगर फुटवेयर यूज कर रहे हैं तो विद अ हार्ड सोल। सो बेस्ट इज हवाई चप्पल, रबड़ की चप्पल, उससे प्रेशर नहीं पड़ेगा। दैट इज अगेन अर्बनाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर कहीं पर खड़े होकर आप काम कर रहे हैं, अपना वेट कंट्रोल करिए। कहीं पर खड़े होकर काम कर रहे हैं तो अपने ऑल्टरनेटिवली अपने कभी एक पैर कभी दूसरे पैर को ऐसे रखिए कि एड़ी हवा में रहे, उस पर कांस्टेंट प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्लांटर फेशियाइटिस नहीं होगा। देन दीज ऑल जो ये बर्साइटिस है ये डायबिटिक्स में बड़े कॉमन है। सो अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। दीज ऑल टेंडनोपैथीज आर वेरी कॉमन इन डायबिटीज। स्टिफ शोल्डर है, आपको टेनिस एल्बो है, लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है, मीडियल साइड में है, ट्रिगर फिंगर है, ट्रिगर फिंगर एंड डीकर्वेंस इज पर से रूमेटॉइड का पार्ट। सो वो अगर किस एस्पेक्ट से आप पूछ रहे हैं, अगर सिर्फ आप नी रिप्लेसमेंट, हाँ स्लाइड था, बिकॉज एक ये लोगों के दिमाग में है जब उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। तो श्री अटल जी को नीज के अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ नीज की प्रॉब्लम, नी वॉज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। तो जो भी आपके वर्ल्ड के बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर्स, डॉक्टर राणावत, डॉक्टर संचेती, डॉक्टर लॉर्ड, इन तीनों ने द बेस्ट पॉसिबल सेटअप ब्रीच कैंडी में विद द बेस्ट पॉसिबल स्टाफ, बिकॉज मैंने भी उसी हॉस्पिटल में 1 साल ट्रेनिंग दी, राइट। सो सब कुछ बेस्ट था, बट देन उनके साथ और भी सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो वापस खड़े होकर चल नहीं पाए। सो ब्लेमिंग ओनली द नीज इज नॉट द राइट थिंग। हम नीज को आपको रिसर्फेस कर सकते हैं जिससे हड्डियां आपस में ना टकराएं, लेकिन अगर मसल स्ट्रेंथ नहीं है, मसल पावर नहीं है, आप काफी लंबे समय से चले नहीं है, या आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है चलने के लिए, तो फिर हम खड़ा नहीं कर सकते, जादू नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट टाइम वी चेक, अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर पर आ रहा है, द फर्स्ट थिंग वी चेक इज कि पेशेंट के वॉकर की मदद से ही भली चल पा रहा है कि 8-10 कदम की नहीं, या चलने का इच्छुक है कि नहीं, या फैमिली सपोर्ट है कि नहीं। हम 5 दिन अपने यहां रखकर, अपने पास रखकर डंडा करके कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली घर पे फैमिली सपोर्ट चाहिए और पेशेंट का खुद का विल चाहिए। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्टीमेटली मसल्स काम कैसे करेंगे जब इधर से सिग्नल्स मिलेंगे। तो अगर पार्किंसंस है या कोई भी और ब्रेन की प्रॉब्लम है तो सिग्नल्स ही नहीं मिलेंगे, तो मसल्स काम नहीं करेंगी, तो आप उस ज्वाइंट को यूज कैसे करेंगे। तो वो हमारा काम है इवैल्यूएट करने का कि वो चीज पॉसिबल है कि नहीं, या बताने का पहले से।